हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान का पांचवा यूनिट का नाम है विज्ञान की विषय वस्तु। यूनिट आपका 18 नंबर का है। 18 नंबर प्राप्त करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, अम्ल व क्षार और लवण की पहचान किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल को लेकर के। अम्ल की पहचान हेतु उसके कुछ बूंदे नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे। यदि लिटमस पत्र लाल रंग का हो जाता है तो विलयन हमारा अम्ल है। और क्षार के बारे में देखिए, क्षार की पहचान हेतु उसके कुछ बूंदे लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे और यदि लिटमस पत्र रंग नीला इसका हो जाता है तो विलयन हमारा क्षार है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अम्ल कब होगा, जब नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, और क्षार कब होगा, जब लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। इस तरह से ये बिंदु आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर लवण के बारे में। लवण के बारे में देखिए, लवण की पहचान हेतु उसके संपर्क में नीले व लाल दोनों प्रकार के लिटमस पत्रों को लाते हैं। यदि दोनों का ही रंग परिवर्तन नहीं होता है तो विलियम लवण है। दोनों लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन नहीं होता है तो लवण है। परिवर्तित होता है तो अम्ल और क्षार में से आप डिफाइन कर लेना। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार के विलयन परस्पर उपयुक्त मात्रा में मिलाने पर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तो हम उदासीन हो जाता है। अम्ल और क्षार हमने एक मात्रा में, पर्टिकुलर एक ही मात्रा में हमने मिलाई, दोनों बराबर मात्रा में, और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे और विलियम क्या होगा, विलियन उदासीन हो जाएगा। अतः अम्ल और क्षार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी और इस अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। उदाहरण अगर आपको पूछता है तो HCl अम्ल हो गया यहाँ पर और NaOH क्षारक हो गया। तो इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो NaCl क्या हो गया, लवण आ गया, और H2O और उष्मा यहाँ पर निकली, जल और उष्मा इस तरह से निकलेगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में उष्मा भी उत्पन्न होती है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, तीसरा प्रश्न, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। इसमें देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पदार्थ का संगठन परिवर्तित हो जाता है तथा निर्मित पदार्थ के गुण सदैव भिन्न होते हैं। उदाहरण देखिए, पटाखों के जलने पर तेज गंध आती है और सल्फर का उत्पाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण होता है। यह रासायनिक परिवर्तन है जिसमें गंध उत्पन्न होती है। उदाहरण आप इस तरह से ध्यान रखना, S+O2 यहाँ पर होगा, SO2 बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन का यहाँ पर मिलकर के, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर बन जाएगी। इस तरह से ये पर रासायनिक परिवर्तन हो गया। और अब हम बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। इसमें देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जो है वही रहता है। ऐसे पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। उदाहरण देखिए, बर्फ या ठोस वातावरण में ऊष्मा लेकर के जल द्रव में बदल जाती है। इस जल को ठंडा करने पर वह पुनः बर्फ में बदल जाती है। यहाँ पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है पर पदार्थ की प्रकृति नहीं बदल रही है। और इसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। इसमें देखिए, पत्ती द्वारा अनावश्यक पानी को रंध्रों से वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है। पत्ती द्वारा जलवाष्प को बाहर निकालने की इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पांचवा प्रश्न, बीजों के अंकुरण से क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है बीज से नए पौधों का बनना। अंकुरण के लिए वायु, पानी और उचित ताप बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरह के कुछ बिंदु आसान टॉपिक्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। इसमें देखिए, केंद्र की जटिलता के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, सरल रचना वाली प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और जटिल संरचना वाली यूकेरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है उनमें केंद्रक पदार्थ DNA का बना होता है जिससे प्रोटीन्स जुड़े नहीं होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो केंद्रक पदार्थ DNA व क्षारीय प्रोटीन का बना होता है। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, पादप व प्राणी कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। पादपों की कोशिका और प्राणियों की कोशिका में अंतर क्या है। पहला अंतर है, पादप कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिका कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है। दूसरा अंतर, पादप कोशिका में परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी धानी होती है जिसके कारण कोशिका द्रव्य भित्ति के बाहर होता है। प्राणी कोशिका में धानियां नहीं होती है। तीसरा अंतर, कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं पादपों में, और जो प्राणी हैं इनमें लवक नहीं होते हैं। चौथा अंतर है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रिओम अनुपस्थित होते हैं, जबकि प्राणी कोशिका में ये उपस्थित होते हैं। पांचवा अंतर है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कम विकसित एवं छितरा हुआ रहता है पादप कोशिका में, जबकि गाल्जी कॉम्प्लेक्स पूर्ण विकसित और स्पष्ट रहता है प्राणी कोशिका में। इस तरह से ये अंतर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं पादप के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। पादप के जो विभिन्न प्रकार हैं उनमें देखिए, पहला प्रकार है शाक का।
शाक में जिसमें डालियाँ आती हैं, बड़ा पेड़ होता है। और दूसरा है झाड़ी के रूप में रहता है, तीसरा है वृक्ष के रूप में रहता है और चौथा है विसर्पी लता या आरोही रूप में रहता है। तो ये 4 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं और गति के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या हम करते हैं। इसमें देखिए सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, गोल-गोल घूमना, घूर्णन गति, कंपन गति, आवर्ती गति। इस तरह से ये 5 गतियों के प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में 10वां प्रश्न है, चाल व वेग में क्या अंतर है, दोनों के मात्रक आपको भी बताने हैं। इसमें देखिए सबसे पहले चाल के बारे में बात करते हैं। गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग के बारे में देखिए, गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। जब हम एकांक समय में निश्चित दिशा में जा रहे हैं, उस समय तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और दूसरा बिंदु, यह अदिश राशि होती है। चाल अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि होती है। तीसरा अंतर है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, जबकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। चौथा अंतर देखिए, चाल धनात्मक व शून्य हो सकता है, जबकि वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। और पांचवा अंतर है, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर चाल और वेग के अंतर्गत ध्यान रखने हैं। और अभी हम इसके बाद में बात करते हैं 11वां प्रश्न, रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, तारों में आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती है, जिनका घनत्व माप में परिवर्तन के कारण अनवरत बदलता रहता है। परिणाम स्वरूप तारों की आभासी स्थिति भी अनवरत बदलती है, लगातार बदलती है एवं ये टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। इस तरह से तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उस बारे में आपको जानकारी रखनी है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इसमें देखिए, सूर्य से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल में होकर के गुजरता है तो इसका परिकिरणन हो जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है। परिकिरणित प्रकाश का मिश्र रंग हल्का नीला होता है। इसी कारण आकाश का रंग नीला हमें दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उस बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रकाश के गुण आपको लिखने हैं। पहला गुण है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, चलता है। दूसरा गुण है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। तीसरा गुण है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और चौथा गुण है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। पांचवा गुण है, चमकदार तलों से प्रकाश परावर्तन होता है। तो ये 5 गुण आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं प्रकाश की। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन को लेकर के। इसमें देखिए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक पथ से हट जाती है। दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण पहले माध्यम के सापेक्ष या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर पथ से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस तरह से ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या क्या होते हैं, उस बारे में। पारदर्शी क्या होगा, कांच, जल, वायु, जिसके हम आर पार देख पाएंगे। अपारदर्शी, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, पेपर, धातु, लकड़ी आदि। तीसरा बिंदु, पारभासी का उदाहरण देखिए, बटर पेपर, मोटी कांच। इस तरह से आपको तीनों यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं इसके बाद में 16वां प्रश्न, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बना करके आपको वर्णन करना है। इसमें देखिए, मानव नेत्र के चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें क्षमाप पेशी आपको बनानी है, परितारिका बनानी है, लेंस बनाना है, कॉर्निया बनाना है और रेटिना बनाना है, दृक तंत्रिका बनानी है। और चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह का चित्र आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाह्य भाग सफ़ेद एवं कठोर होता है। इसके पारदर्शी भाग को कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियां होती हैं जो परितांत्रिका कहलाती हैं, परितांत्रिका कहलाएंगी। और आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के पीछे एक उत्तल लेंस लगा होता है जो नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश को एक परत पर फोकस करता है। इस परत की दृष्टिपटल को रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक कोशिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से आंख के बारे में आपको जानकारी रखनी है। अगला 17वां प्रश्न आता है, विद्युत फ्यूज क्या होता है। विद्युत की खतरों से बचने के उपाय भी आपको बताने हैं। सबसे पहले फ्यूज के बारे में बात करते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ का एक संरक्षात्मक अवयव है जो एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है। विद्युत के खतरों से बचने के उपाय देखिए। पहला उपाय है, बिजली के तार के पास लोहे के तार न बांधें। दूसरा उपाय है, विद्युत वायरिंग में अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाएं। तीसरा उपाय है, विद्युत उपकरण आईएसआई से प्रमाणित होना चाहिए, आईएसआई मार्का वाला।
चौथा उपाय है बिजली के तारों से छेड़छाड़ ना करें। इस तरह से कुछ उपाय आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में 18वां प्रश्न आता है, धातु और अधातु में अंतर आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं धातु और अधातु के बारे में। देखिए, पहला अंतर, पारे के अतिरिक्त सभी धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती है। धातुएं ठोस होती है और अधातु साधारण ताप पर ठोस, द्रव व गैस अवस्था में होती है। दूसरा अंतर, धात्विक जो चमक इनमें होती है, धातुओं में चमक रहती है और अधातु में विशेष कोई चमक नहीं रहती है। तीसरा अंतर, घनत्व प्राय अधिक होता है धातुओं का और अधातुओं का घनत्व प्राय कम होता है। चौथा अंतर, विद्युत की सुचालक होती है धातुएं और अधातु विद्युत की कुचालक होती है। पांचवा अंतर है, गलनांक व क्वथनांक प्राय अधिक होते हैं धातुओं के और गलनांक और क्वथनांक प्राय कम होते हैं अधातुओं के। तो ये अंतर दोनों में ध्यान रखना है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और अगला 19वां प्रश्न आता है, कोशिका भित्ति का पादप कोशिका में क्या कार्य है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र भी आपको पूछा जा सकता है। इसमें देखिए, सभी पादप कोशिकाओं के बाहर की ओर एक कोशिका भित्ति होती है। यह निर्जीव सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति तथा दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति के सूक्ष्म छिद्रों में से होकर के कोशिका द्रव्य के महीन तंतु कोशिकाओं को बांधते हैं। इन तंतुओं को जीवद्रव्यी तंतुक कहते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें कोशिका भित्ति, हरित लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी कोय, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब दर्शाए हुए हैं। तो पादप कोशिका का चित्र आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं जंतु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका का आवरण मात्र कोशिका झिल्ली का बना होता है। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। रिक्तिकाएं छोटी होती हैं और केंद्रक की स्थिति मध्यम में होती है। जंतु कोशिका के मुख्य अवयव देखिए, पहला अवयव है कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा अवयव है केंद्रक और तीसरा अवयव है कोशिका द्रव्य। ये तीन अवयव आपको ध्यान रखने हैं। और इसका चित्र भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस तरह का चित्र रहता है, जिसमें प्लाज्मा, कोशिका झिल्ली, अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक, राइबोसोम, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इस तरह से रहते हैं, जिस तरह से अभी हमने ऊपर देखा था चित्र में। पादप कोशिका की तरह ही सिस्टम सारा रहता है, बस थोड़ा सा चित्र अलग रहता है इसका। और इसके बाद में 21वां प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यदि प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ जैसे दर्पण पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि जिस दिशा से प्रकाश आया उसी दिशा में वापस लौट गया, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। इसके बाद में 22वां प्रश्न देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो नेत्र की फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को, इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। प्रथम नियम देखिए, अभिलंब तथा आपतित जो किरणें हैं इनके बीच का कोण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण I बराबर होगा परावर्तन कोण x के। द्वितीय नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन को लेकर के। परावर्तन तल यहाँ पर है दर्पण और आपतित किरण इधर से आ रही है, परावर्तित हो रही है और परावर्तन कोण यहाँ पर बन रहा है। और जो ये बराबर होंगे दोनों, पहले नियम में और दूसरे नियम में एक ही तल पर ये होते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है प्रकाश का परावर्तन। और इसके बाद में हम बात करते हैं अपवर्तन को लेकर के। अपवर्तन के नियम देखिए, पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। यदि आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण x है तो साइन I बटे साइन x बराबर नियतांक होगा। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है, अमीबा कैसा जीवन है। अमीबा के बारे में जानकारी रखनी है, सचित्र इसका वर्णन ध्यान रखना है। अमीबा में संभरण और पाचन को समझाइए, प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपनी समस्त जैविक क्रिया एक ही कोशिका से करता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति बदलता रहता है। ये सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और चित्र आप इसकी संरचना स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसी अमीबा होती है। और आपको इसमें अन्नधानी, केंद्रक, कूटपाद, स्वच्छ, बाह्य रस, आंतर रस, कूटपाद, अन्नधानी, रसधानी, संकोची, इस तरह से ये चित्र आपको ध्यान रखना है। और इसमें अमीबा द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण कैसे किया जाता है उसका चित्र भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अमीबा यहाँ पर है और नीचे आएगा, भोजन के पास आने पर अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता हुआ भोजन पास में आता ही ये अपनी आकार बदल लेगा और भोजन को अंदर लेने की कोशिश करेगा, भोजन का अवशोषण करेगा। इस तरह से भोजन को अंदर ले लेगा और अंदर आने के बाद में अपशिष्ट का बहिक्षेपण करता हुआ अपशिष्ट को खा लेगा जितना उसको खाना है, और फिर उसके बाद में अपशिष्ट वापस निकाल देगा। तो इस तरह से ये आपको सर्कल भी ध्यान रखना है अमीबा द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण का।
आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझा है। कोई डाउट, कोई समस्या रहती है तो कमेंट। इस वीडियो से आपकी पढ़ाई में थोड़ी भी मदद होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और इसके बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए। प्लेलिस्ट से आप सभी यूनिट्स को यूनिट वाइज देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छी कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।